नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। विवाह के समय गुण मिलान करना चाहिए या ग्रहों का मिलान करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी विवाह की बात शुरू होती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि गुण मिलान किया जाए। अब गुण मिलान जो होता है वो अगर 19 से लेकर 36 तक हो जाता है, यानी कि अगर किसी के 26 गुण मिलते हैं या किसी के 20 गुण मिलते हैं तो इनका विवाह कंफर्म हो जाता है। यहां पर मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सा मिलान करना सही है, गुण मिलान करना सही है या ग्रह मिलान करना सही है। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, विवाह के समय गुण मिलान किया जाता है। लड़की और लड़के की दोनों की कुंडली मिलाई जाती है और उनमें गुण का मिलान किया जाता है। अगर 20 से लेकर 36 तक अगर गुण मिलते हैं, इसके बीच बीच में अगर गुण मिले जाते हैं तो विवाह कंफर्म किया जाता है। अगर 20 से नीचे गुण मिलान होता है या 18 से नीचे भी अगर गुण मिलान किया जाए तो विवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि गुण मिलान किन किन चीज़ों से होता है और ग्रह मिलान करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले अगर बताऊं मैं तो गुण मिलान जो होता है वह वर्ण, वैश्य, तारा, योनि और ग्रह मैत्री, गण, राशि और नाड़ी, इन 8 चीजों को मिलाकर गुण मिलान किया जाता है। ये 8 चीजें जो है मैंने जिस क्रम में बताई है उसी क्रम में होती है। 1 से लेकर 8 तक इनके क्रमांक होते हैं और यही इनके पूर्णांक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के नाड़ी दोष अगर कुंडली में बना हुआ है तो उसके गुण मिलान में वो 8 नंबर जो है, क्योंकि ये 8 नंबर पे आ रहा है और इसका पूर्णांक भी 8 है, तो वह 8 नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो योनि मिलान जो होता है वो 4 नंबर पे होता है और उसका पूर्णांक भी 4 होता है। अगर योनि सही से नहीं मिल रही है तो उसका जो पूर्णांक होगा वो भी आपको 0 मिलेगा और वो आपके मतलब कि गुण मिलान से लेस हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी शादियां होती है जिनके 36 में से 36 गुण मिलते हैं, लेकिन विवाह जो है वो ज्यादा समय तक नहीं चलता है। विवाह साल 2 साल में टूट जाता है, उनके अंदर लड़ाइयां हो जाती है। अगर विवाह चलता भी है तो उन्हें संतान सुख नहीं मिलता, उन्हें पैसों का सुख नहीं मिलता, जीवन में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा आती है। परेशानियां जो है विवाह के बाद बढ़ती है, कम होने का नाम नहीं लेती है। इससे बहुत सी परेशानियां आती है। तो कहाँ तक सही है गुण मिलान करना और कहाँ तक सही है ग्रह मिलान करना? गुण मिलान में क्या होता है कि आपकी कुंडली की डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें ली जाती है। आपका जन्म कौन सी राशि में हुआ है, आपके राशि के स्वामी कौन है, आपकी योनि कौन सी है, आपका गण कौन सा है, ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती है। और उसके बाद देखा जाता है कि आपको कितने पूर्णांक मिल रहे हैं। उसके बाद आपके जो पूर्णांक में से लेस किया जाता है और आपको जो नंबर मिलते हैं उसके अनुरूप हम कहते हैं कि इस व्यक्ति के 25 गुण मिले हैं या इस व्यक्ति के 18 गुण मिले हैं और इनकी शादी कंफर्म की जाती है। लेकिन गुण मिलान ही विवाह के लिए एकमात्र उपाय नहीं है। अगर आप गुण मिलान करके विवाह करते हैं तो ये सही नहीं है। इससे पहले आपको ग्रह मिलान करना चाहिए। गुण मिलान एक चीज है लेकिन ग्रह मिलान भी इसका महत्वपूर्ण अंग होता है। आपको उसको करना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है ये आज मैं इस वीडियो में आपको कंफर्म करवाऊंगा। देखते रहिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो मैं आज देने वाला हूं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तुला लग्न की कुंडली आपके सामने ड्रॉ कर रखी है और तुला लग्न की कुंडली जो होती है वो उसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने यहाँ पर ग्रह का नाम नहीं लिखा हुआ है। मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके ये चीज समझ में आती है तो आप जब भी अपने बेटों बेटियों का या आप अपने खुद का विवाह अगर करेंगे या कोई भी अगर आपके परिवार में कोई विवाह कर रहा है तो इसका गुण मिलान से पहले आप ग्रह मिलान कराएंगे। इससे उनका आने वाला जीवन
अच्छा, सुगम और सफल रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में विवाह होने जा रहा है तो सबसे पहले आपको एक चीज देखनी होगी, विवाह के बाद विवाह किस चीज के लिए किया जाता है। विवाह जो किया जाता है उसका मुख्य कारण होता है वंश वृद्धि करना, संतान प्राप्ति। मुख्य रूप ये होता है, विवाह की जो अनुरूपता रहती है वो वंश वृद्धि के लिए की जाती है। और वंश वृद्धि में अगर आप देखेंगे तो पंचम घर जो होता है वो होता है संतान पक्ष का। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली अगर आपने मिलाई है और उसके 36 से 36 गुण पूर्ण रूप से मिल रहे हैं, लेकिन संतान घर का स्वामी अगर तुला लग्न में देखा जाए तो शनि होते हैं। शनि अगर अस्त है या 7th हाउस में जाकर नीच के हो चुके हैं, पीड़ित अवस्था में है या 6, 8, 12 इन घरों में विराजमान है और शनि का नक्षत्र भी सही नहीं है, तो संतान सुख उस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। तो फिर कहाँ गया गुण मिलान 36 से 36 गुणों मिलने वाला। कैसे आप उस जीवन को, उस वैवाहिक जीवन को सफल मानेंगे। देखा जाए अगर कि किसी व्यक्ति के तुला लग्न की कुंडली में 4th हाउस में शनि जो होते हैं वो होते हैं माता, भूमि, मकान, वाहन, हर चीज के सुख के स्वामी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि जो है वो इन घरों में बैठे हुए हैं, अस्त हो चुके हैं या फिर शनि नीच के हो चुके हैं, तो आप कैसे कह सकेंगे कि उसका गुण मिलान सफल है। क्योंकि गुण मिलान में अगर देखा जाए तो 36 गुण मिल रहे हैं और ग्रह मिलान में देखा जाए तो शनि नीच के हो चुके हैं। सुख उस व्यक्ति के जीवन में है ही नहीं है, उसके परिवार का सुख उसके जीवन में है ही नहीं है, लग्जरियस लाइफ उसके जीवन में है ही नहीं। तो आप कैसे उस जीवन, उस विवाह को सफल मानेंगे। लग्न की स्थिति अगर देखी जाए किसी व्यक्ति के जीवन में, अगर कोई पुरुष है, अगर उसकी कुंडली में आप देखेंगे तो कर्म क्षेत्र का स्वामी चंद्रमा वो अगर कई खराब स्थिति में चला गया है और शादी के बाद आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इनकम सोर्स उसका से जनरेट नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। भाग्य का अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब भाग्य का स्वामी देखेंगे तो भाग्य का स्वामी अगर कोई खराब स्थिति में चला गया है तो उस व्यक्ति की तरक्की हो ही नहीं पाएगी। वो मेहनत ही करता रह जाएगा लेकिन उसका भाग्य उसको साथ नहीं देगा प्रॉपरली। तो गुण मिलान जो है वो विवाह जीवन का एक बहुत बड़ा अंग होता है। विवाह की शुरुआत आप करते हैं उससे पहले एक अनुमान लगाया जा सकता है कि विवाह कैसा रहने वाला है। मैत्री चक्र वगैरह से, योनि से, गुणों से, गण से, सारी चीज से आप ये चीज पता लगा सकते हैं। लेकिन ग्रह मिलान भी एक मुख्य अंग होना चाहिए। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी व्यक्ति के 7th हाउस का ओनर ही अगर कुंडली में अस्त हो चुका है, नीच का हो चुका है या 6, 8, 12 में गया है, पीड़ित अवस्था में राहु केतु के साथ है और आप फिर ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति का विवाह सफल हो, तो कैसे होगा। 7th हाउस का ओनर ही अगर खराब स्थिति में गया है तो डाइवोर्स होगा या फिर वो विवाह जल्दी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो अगर विवाह आपने करवा भी लिया तो वो विवाह सफल नहीं होगा, उस विवाह में अड़चने आएगी, लड़ाई झगड़े होंगे। उन दोनों का जो मैत्री चक्र है, जो मैत्री संबंध है वो अच्छा नहीं बैठेगा, दोनों लड़ाई झगड़े करेंगे। 7th हाउस होता है दाम्पत्य जीवन का और यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली में मंगल स्वामी होते हैं। मंगल अगर 4 नंबर राशि कर्क राशि में नीच के हो चुके हैं और सूर्य की इनके ऊपर दृष्टि पड़ गई या सूर्य यहाँ पर इनके साथ में विराजमान हो जाते हैं, तो आपको दाम्पत्य जीवन का सुख कैसे प्राप्त होगा। कैसे आप 36 गुण मिलने पर भी उस विवाह को कंफर्म करेंगे और उस विवाह का जो सुख है वो आपको जीवन भर मिलता रहेगा। आयु की अगर स्थिति देखेंगे, अगर आयु भाव का स्वामी कई खराब स्थिति में चला गया है तो आप कैसे उस व्यक्ति का विवाह कंफर्म मानेंगे। अगर आयु ही उस कुंडली में सही नहीं लिखी हुई है और 36 गुण मिल रहे हैं तो कैसे आप उस विवाह का जो आपको फल मिलना चाहिए, जिस तरीके से आप उस विवाह की कामना कर रहे हैं वो आपको प्राप्त होगा। सारी चीजें होती है जो विवाह के समय गुण के साथ साथ ग्रह मिलान भी आपको करना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि गुण मिलान से ही आपको विवाह कर लेना चाहिए, आप दूसरी चीजें न देखें। मैं यह भी कहता हूं कि गुण मिलान के साथ साथ आपको ग्रह मिलान भी करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जैसे कि ये तुला लग्न की कुंडली है तो इसके समकक्ष कौन सा ऐसा ग्रह है जो उस कुंडली का होगा तो इस व्यक्ति को जो आने वाला इसका पार्टनर है दोनों के बीच में अच्छी मैत्री चक्र बनेगा, इनका अच्छा रिलेशन रहेगा और दोनों एक मतलब कि भावी जीवन की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि विवाह के बाद सबसे पहला मोटिव होता है संतान का, उसके बाद होता है आपके परिवार वृद्धि का। अगर धन कुटुंब और वाणी का स्वामी मंगल कहीं अस्त हो चुका है,
कहीं नीच का हो चुका है, पीड़ित अवस्था में है, तो कैसे आप उस परिवार की वृद्धि कर पाएंगे। सुख का स्वामी अगर गलत स्थिति में चला गया है तो आप कैसे उस विवाह को सुख, एक बढ़िया अच्छा सुख की प्राप्ति करवा पाएंगे। बहुत सी चीजें होती है दोस्तों, सिर्फ गुण मिलान से आप किसी का विवाह करके या गुण मिलान करने से आप किसी के विवाह की आप स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते कि इसका विवाह अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। यहाँ पर मैं इसी वीडियो में आपको और भी बहुत सी चीजें बताऊंगा। अगर आप देखेंगे कि किसी कुंडली में 36 में से 36 गुण प्राप्त हुए हैं, या 36 में से सिर्फ और सिर्फ माइनर केस में चलते हैं कि 36 में से सिर्फ और सिर्फ 11 गुण ही उनको मिले हुए हैं और उनका विवाह अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा उनका जीवन चल रहा है, संतान सुख भी है, साथ ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनके जीवन में माता का सुख है, भूमि का सुख है, मकान का सुख है, वाहन का सुख है, और साथ ही व्यापार का सुख भी अच्छा चल रहा है, परिवार का सुख भी अच्छा है, सारी चीजें अच्छी सुख में है। लेकिन गुण मिलान तो 11 का ही हुआ था, 11 गुण ही उनके मिले थे। तो ये कैसे संभव हो गया दोस्तों। ग्रह मिलान एक ऐसी चीज है, आप किसी भी कुंडली को, अगर स्त्री की कुंडली है तो आप पुरुष की कुंडली देख लीजिए, और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री की कुंडली देख लीजिए, जो विवाह होने वाला है उसमें, तो वहां पर अगर आप पाते हैं कि ये जो केंद्र के ग्रह है वो अच्छी स्थिति में विराजमान है, सेवंथ का ओनर अच्छा स्थिति में है, सुख घर का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है, साथ ही संतान का स्वामी अच्छी स्थिति में है, भाग्य का स्वामी जो धर्म का स्वामी होता है, जो पिता का कारक होता है, वो अगर अच्छी स्थिति में है, धन का स्वामी अच्छी स्थिति में है, आय का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है, तो वो विवाह सफल होगा। लेकिन अगर गुण मिलान आपने अच्छा कर लिया, आपके गुण अगर 25 गुण मिल गए और ग्रह मिलान में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल कहीं उच्च के नहीं हुए हैं, मंगल अगर खराब स्थिति में है, 6, 8, 12 में चले गए हैं, अस्त हो चुके हैं, नीच के हो चुके हैं, पीड़ित हो चुके हैं, भाग्य भाग का स्वामी खराब स्थिति में है, सुख का स्वामी खराब स्थिति में चला गया, तो आपको सुख कैसे प्राप्त होगा, आपको संतान का सुख कैसे प्राप्त होगा, आपका भाग्य कैसे आपका साथ देगा, आपके परिवार की स्टेबिलिटी आप कैसे बनाकर रखेंगे, आपके जीवन में आय का कोई साधन नहीं होगा अगर आय का स्वामी कहीं गलत स्थिति में चला गया। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही चीज आज इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि विवाह से पहले गुण मिलान ही नहीं करके ग्रह मिलान भी करना चाहिए। अगर ग्रह मिलान आप करते हैं तो आपको ये चीज पता लग जाती है कि इस व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख कैसा है, धन का सुख कैसा है, कुटुंब का सुख कैसा है, इसकी वाणी कैसी है, इसके जो जीवन में परेशानियां आने वाली है वो कैसी रहेगी, सारी चीजें आप इस कुंडली से पता लगा सकते हैं। लेकिन गुण मिलान करने से सिर्फ और सिर्फ आप उसके एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कैसे इसका जीवन रह सकता है। लेकिन अगर आप कुंडली का पूर्ण रूप से मिलान करते हैं, ग्रहों का अगर पूर्ण रूप से मिलान करते हैं, तो वो जीवन जो है वो सफल होता है। उसमें आपको धन, कुटुंब और परिवार का सुख भी प्राप्त होता है, साथ ही आपके माता, भूमि, मकान, वाहन का सुख प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, भाग्य का साथ रहता है, कर्म क्षेत्र अच्छा रहता है, आय अच्छी रहती है, सारी चीजें अच्छी रहती है। रोग, ऋण, शत्रु का स्वामी अगर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5th हाउस में आ जाता है, तो यह संतान का बहुत ही खराब एक योग बनता है कि इसमें आपके लिए आपकी संतान जो है वो रोगों की वृद्धि करने के वाली होगी। आपकी संतान के आने के बाद आपके रोग बढ़ेंगे, या संतान ही ऐसी होगी जो हॉस्पिटल के खर्चे बहुत सारे लेकर आने वाली होगी। तो सिर्फ गुण मिलान करके आप किसी का विवाह मत फिक्स करिएगा, अब ग्रह मिलान भी करिएगा। इससे आप जो चाहते हैं कि आने वाली भावी पीढ़ी कैसी होगी, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, सारी चीजें आप रिजल्ट में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुण मिलान करके आप इन चीजों पर नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, आज आपने जाना कि गुण मिलान एक अलग चीज है, ग्रह मिलान एक अलग चीज है। तो आज की वीडियो में आपको मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप भी आपका विवाह करना चाहते हैं या विवाह होने वाला है, तो सबसे पहले आप ग्रह मिलान कर लीजिएगा कि ग्रहों की स्थिति आपकी पत्नी के कुंडली में क्या है, या आपके पति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसे अच्छी है या बुरी है। अगर ये चीज आपने पता कर ली तो आपके जीवन में कोई भी बड़ी परेशानी नहीं आएगी। और अगर आपने ये चीज पता नहीं करी और कहीं अगर संतान का स्वामी गलत स्थिति में चला गया, अस्त हो गया, नीच का हो गया, वक्री हो गया, तो आपके विवाह के बाद संतान प्राप्ति में भी आपको बहुत बड़ी अड़चनें प्राप्त होने वाली है। सीधे तरीके से आपको संतान की प्राप्ति जीवन में नहीं होगी। सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो मैं आप सभी को समर्पित करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की।
आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।